हेलो बच्चों, जैसा कि हम लोग कल वाली सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे, है ना, जिसमें हमने हैबरमास की बायोग्राफी के बारे में थोड़ा सा देखा था कि वो जर्मनी के थे, है ना, फ्रैंकफर्ट समुदाय के अनुयायी थे और एक आलोचनावादी विचारक माने जाते हैं, है ना। और इसके साथ साथ इन्हें नव मार्क्सवादी विचारक भी कहते हैं। ठीक है, ये नोट कर लेना यहाँ पे, क्योंकि इन्होंने जो मार्क्स के विचार थे उन्हीं में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया था ना, उन्हीं में थोड़े से चेंजेस करके एक विचार रखे थे, जिस वजह से इन्हें नव मार्क्सवादी विचारक भी बोला जाता है। ठीक है, अब आगे आते हैं। ये सब हम लोग कल पढ़ चुके थे। इनकी ये कुछ बुक्स थी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं बच्चों, बहुत अच्छे से याद करना। ठीक है, ये बहुत पूछी जाती है। पहली वाली जो इनकी बुक है, द स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द पब्लिक स्फीयर। ओके, दूसरी लेजिटिमेशन क्राइसिस, बहुत पूछते हैं। वैधता का संकट, है ना, तो इस तरीके से। और द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, ये कुछ इनकी बहुत मेन बुक्स हैं जो 4-5 लिखी हैं। अब हम ये देखते हैं द फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी, जो कि इनकी बुक है एक। इसमें इन्होंने किस बारे में बात करी है। ठीक है, जैसे कि इसमें हिंदी में भी लिखा है, आप लोग देख सकते हो। आधुनिकता का दार्शनिक विचार, यानी कि इन्होंने आधुनिकता के बारे में अपने जो विचार दिए हैं, विमर्श, हाँ, विमर्श का मतलब उसके बारे में जो भी इन्होंने बताया है, जो भी इनके विचार थे। ठीक है, कि आधुनिकता के बारे में इनके क्या विचार थे वो इन्होंने इस बुक में बताए हैं। ठीक है, जैसा कि पहला पॉइंट बच्चों लिखा हुआ है, इसके अंतर्गत आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता, विज्ञान एवं तार्किकता की आलोचना करी है। अब क्या है, देखो, जो हैबरमास हैं इनका क्या कहना था, जैसे इनको हम आधुनिकतावादी विचारक या उत्तर आधुनिक विचारक इनमें रखा जाता है इनको। ठीक है, इस ग्रुप में माना जाता है। जैसे कि आपके मार्क्स, वेबर, उनको हम एक क्लासिकल थिंकर बोलते हैं, है ना। ऐसे ही इनको हम एक मॉडर्न, पोस्ट मॉडर्न या मॉडर्न थिंकर इस लिस्ट में इनको रखते हैं। तो लेकिन इनके विचार क्या थे, इन्होंने ये जो आधुनिकता है, जो हमारी मॉडर्न सोसाइटी है ना, इसकी क्या करी है, आलोचना करी है, क्योंकि इसकी वजह से समाज में क्या है, चीज़ें कुछ खराब हुई हैं। इनका कहना है कि आधुनिकता आने से हमारे समाज में क्या हुआ है, चीज़ें गड़बड़ हो गई हैं। इसलिए इन्होंने आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता क्या होता है, देखो, आधुनिकता के बाद वाली जो आधुनिकता होती है ना, यानी कि कोई एक चीज़ जो आज के समय में है और उसके बाद जो होगी वो उत्तर मतलब बाद में। ठीक है, इनका ये कहना था कि उत्तर आधुनिकता अभी तक आई ही नहीं है ना, यानी कि जो प्रेजेंट समय में है ये मॉडर्न सोसाइटी है हमारी। ठीक है, ये आधुनिकता चल रही है, अभी तक उत्तर आधुनिकता आई ही नहीं है। तो कुछ विचारक जिन्होंने उत्तर आधुनिकता के बारे में बताया था, तो उन्होंने कहा ये अभी तो इसके बारे में बात करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि अभी तक उत्तर आधुनिकता तो आई ही नहीं है, अभी आधुनिकता ही चल रही है। ठीक है, तो उन्होंने आधुनिकता, उत्तर आधुनिकता और जो विज्ञान है, तार्किकता है, इन सब चीज़ों की क्या करी है, आलोचना करी है। तार्किकता इन्होंने किससे इंस्पायर होकर इसके बारे में बात करी है, वेबर से। ठीक है, तो विज्ञान की आलोचना क्यों करी है, भाई टेक्नोलॉजी आने से कुछ चीज़ें ख़राब हुई हैं, है ना, भाई क्या है, पॉल्यूशन बढ़ा है, या जो भी सोसाइटी में जो अभी लेजिटिमेशन क्राइसिस की हम बात करेंगे, वैधता का संकट, इन्होंने कहा वो भी कहीं ना कहीं विज्ञान और तार्किकता के कारण आया है ना। इस वजह से उन्होंने इन सब चीज़ों की क्या करी है, आलोचना करी है। सेकंड पॉइंट देखो, हैबरमास के अनुसार विज्ञान व तार्किकता आधुनिक पूंजीवादी युग में मानवीय जीवन में गुणात्मक विकास करने के स्थान पर उसके विनाश का कारण बने हुए हैं। इनका, अब इन्होंने देखो जो विज्ञान और तार्किकता की आलोचना करी है, उसमें इन्होंने क्या कहा है, इन्होंने कहा ये जो आधुनिक पूंजीवादी युग है, यानी कि जो प्रेजेंट टाइम में जो हमारा पूंजीवादी युग चल रहा है ना, पूंजीवादी युग में मानवीय जो ये युग है उसमें विज्ञान और तार्किकता के कारण क्या हुआ है, तो उन्होंने मानवीय जीवन में कोई विकास तो किया नहीं, गुणात्मक मतलब बहुत तेज़ी से कोई विकास नहीं हुआ है। उनका कहने का मतलब है कि विज्ञान और तार्किकता के कारण पूंजीवादी युग में कोई बहुत तेज़ी से मानव का विकास नहीं हुआ है, बल्कि उसके स्थान पर जो है मानव के विनाश का कारण बन गए हैं ये विज्ञान, है ना। और मेनली किस चीज़ के विनाश का कारण, उसके सांस्कृतिक जीवन को नष्ट करने का काम किया है इस विज्ञान और तार्किकता ने। ऐसा किसका कहना है, हैबरमास का कहना है ना। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ क्या बची थी, चलिए ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, इनका मानना था कि मानव के उद्धार के लिए तार्किकता की पुनर्स्थापना आवश्यक है। ठीक है, थर्ड पॉइंट है आपका कि इन्होंने बोला कि हाँ, अगर हमें मानव का उद्धार करना है ना, समाज का उद्धार करना है, तो उसके लिए जो तार्किकता है उसकी फिर से स्थापना करने की आवश्यकता है। यानी कि वेबर ने जो अपना रैशनैलिटी के बारे में बताया था, है ना, उसको इन्होंने दोबारा से डिफाइन करने के लिए बात करी, है ना, यानी कि उसकी भी आलोचना करी। वेबर की जो रैशनैलिटी या तार्किकता की बात जो वेबर करते हैं
उसको इन्होंने उसकी आलोचना करी और उसकी पुनरावश्यकता या पुनर्स्थापना की आवश्यकता है, ऐसा बोला। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, इन्होंने तार्किकता पर आधारित नौकरशाही और राजतंत्र की भी आलोचना करी। ठीक है, यानी ये रैशनैलिटी पर, तार्किकता के आधार पर ही तो ये पूरा नौकरशाही का जो सिस्टम है, ब्यूरोक्रेसी का, ये बनाया गया है ना, कि एक वेल डिफाइंड पूरा स्ट्रक्चर होता है जिसमें पूरा हमें पता होता है, उसके नियम होते हैं, है ना। हर एक कह सकते हो एक कार्य के लिए व्यक्ति को पद दिया गया होता है, उस पद के अनुरूप उसे वेतन दिया जाता है ना। तो ये पूरी एक व्यवस्था है ना नौकरशाही की। हाँ, इसमें प्रत्येक व्यक्ति जो है वो अपना अपना काम करता है जो उसे सौंपा जाता है। ठीक है, उसके लिए उसको वेतन दिया जाता है, उसका एक पद होता है ना। और तो ये पूरा सिस्टम क्या कहलाता है, नौकरशाही। तो उन्होंने कहा ये पूरा एक रैशनैलिटी या तार्किकता पर आधारित है ना। और जो राजतंत्र है, जैसे कि जिसमें एक ही व्यक्ति के हाथ में सारी सत्ता होती है, इन दोनों ही चीज़ों की आलोचना करी, क्योंकि इससे मानव की स्वतंत्रता का क्या हुआ है, हनन हुआ है ना। उनका कहना है कि मानव की स्वतंत्रता जो है वो इन सब वजह से क्या हुई है, वो ख़त्म हो गई है। इसलिए इन सब चीज़ों की फिर से स्थापना करने की आवश्यकता है। तो ये जो उन्होंने अपना आधुनिकता का दार्शनिक विमर्श या फिलोसफिकल डिस्कोर्स ऑफ मॉडर्निटी दिया है, उसमें ये सारी बातें इन्होंने बोली हैं। ठीक है, और अगर पूछा जाए मूलतः आलोचनावादी विचारक कौन थे, जॉर्ज लुकाक्स। ठीक है, जॉर्ज लुकाक्स को माना जाता है आलोचनावादी विचारक। और जैसे कि हम लोगों ने बताया कि हाँ, वेबर ने जो तार्किकता की अवधारणा दी थी उसकी आलोचना करी है, और वेबर के नौकरशाही की जो अवधारणा थी उसकी भी इन्होंने आलोचना करी है। नेक्स्ट है इनकी बुक लेजिटिमेशन क्राइसिस। ठीक है, वैधकरण का संकट, सेकंड बुक है ना। देखिए इसमें क्या बोला है इन्होंने, यानी कि ये जो आधुनिक समाज है इसमें क्या हो गया है, एक वैधता का संकट पैदा हो गया है। ठीक है, कैसे, अब देखते हैं। देखा इसमें पहला पॉइंट क्या लिखा है आपका, आधुनिक पूंजीवादी समाज में वैधता की समस्या का सूक्ष्म एवं गहन विश्लेषण किया है इन्होंने इस किताब में, है ना। वैधता की समस्या कहाँ पे आई है, समाज में व्यक्ति के सामाजिक एवं राजनीतिक जीवन की वैधता को चुनौती दे रहा है, इन्होंने ऐसा कहा। ठीक है, अब कैसे देखो, हैबरमास के अनुसार ये वैधता का संकट क्यों कहा है इन्होंने, है ना, किस चीज़ों को ऐसा देखा कि जिस वजह से इन्होंने कहा कि हाँ आधुनिक समाज में जो है वो वैधता का संकट हो गया है, लेजिटिमेशन क्राइसिस हो गई है ना, क्या ऐसा देखा। तो उन्होंने कहा कि हैबरमास के अनुसार जो आधुनिक पूंजीवादी समाज है उसमें राज्य का हस्तक्षेप, राज्य का मतलब क्या है, गवर्नमेंट, है ना, जो हमारी गवर्नमेंट है या जो सरकार है उसका इंटरफेरेंस जो है, उसका हस्तक्षेप बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिससे समाज का महत्व क्या हो गया है, कम हो गया है। ठीक है, कम हो रहा है धीरे धीरे या कम हो गया है। कि जैसे कि अगर हम देखें कि जो आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं जितने भी, है ना, जो भी हमारे समाज में जो भी आर्थिक चीज़ें होती हैं, आर्थिक क्रियाकलाप होते हैं, उनमें राज्य का हस्तक्षेप कम से कम होना चाहिए, है ना, ऐसा कहा जाता है। जितना हस्तक्षेप उनका बढ़ेगा उतना ही वैधता का संकट क्या होगा, बढ़ जाएगा। कैसे, अगर हम एक एग्जाम्पल देखें कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा जो 3 किसान बिल आया था, है ना, फिर उसका क्या करा भाई, सब ने, किसानों ने विरोध किया। अब क्या था, वो जो आर्थिक क्रियाकलाप जो भी हैं किसी भी समाज के, तो वो लोकल लेवल पे उन्हीं लोगों को करने देने चाहिए, है ना। जैसे कि अगर मेरी कोई समस्या है तो अपनी समस्या को हम ज़्यादा अच्छे से समझते हैं, है ना। अब उस समस्या को दूर करने के लिए हमें कितना किस चीज़ की ज़रूरत है, या उस समस्या को दूर करने के लिए क्या उपाय करने हैं, है ना, उसमें कितना पैसा खर्च होगा, उसके लिए कितने लोग लगेंगे, वो हम ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, है ना कि कोई बहुत दूर बैठा हुआ कोई व्यक्ति जो हमारे लिए नियम कानून बना दे वो ज़्यादा हमें समझेगा नहीं ना, है ना। तो उन्होंने कहा कि जितने भी आर्थिक क्रियाकलाप हैं वो लोकल लेवल पे ही, यानी कि जो हमारा समाज है ना, जो पब्लिक स्फेयर है, जो लोग हैं आसपास के, है ना, उन्हें ही उनको करने देना चाहिए, उन्हीं लोगों को उन्हें सुलझा देना चाहिए, ना कि राज्य को अपना हस्तक्षेप उसमें करना चाहिए। जब राज्य का हस्तक्षेप बढ़ जाता है तो क्या होगा भाई, समाज में लोगों का महत्व क्या है वो, या समाज का महत्व क्या हो गया, वो कम हो गया है धीरे धीरे। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्यों कहा, इन्होंने कहा कि आधुनिक समाज की विज्ञान आधारित नई मानसिक विचारधाराओं ने परंपरागत रूढ़िवादी समाज को चोट पहुंचाने का कार्य किया है। इनका कहना है कि ये जो आधुनिक समाज आया इसमें वैधता का संकट, दूसरा कारण क्या है उसके आने का, कि जो विज्ञान आधारित नई मानसिक विचारधारा आ गई है, यानी कि लोग बहुत ज़्यादा विज्ञान और तार्किकता दोनों चीज़ें हम कहेंगे, है ना, या प्रौद्योगिकी आने से
भाई क्या हुआ है, जो हमारी सोच में बदलाव आया है। सीधी सी बात है, हमें पता है कि पहले के ज़माने के लोग और आज के ज़माने के लोगों के विचारों में बहुत अंतर है ना। ये पहले के जो कार्य करने के तरीके थे, आज के कार्य करने के तरीके हैं, जो सोचने के तरीके हैं, उन सब में बहुत ज़्यादा अंतर आ गया है। उसका कारण क्या है, वही टेक्नोलॉजी आई है ना। नए नए इन्वेंशन होते रहते हैं आपके, ठीक है ना। पहले कुटीर उद्योग होते थे, अब बड़े बड़े कारखाने लगे हुए हैं, है ना। तो इस वजह से सारी चीज़ें क्या है, बदल गई हैं। तो पहले की जो विचारधाराएं थी वो सब बदल गई हैं। तो इन सब की वजह से क्या हुआ है, समाज को बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। यानी कि जो परंपरागत सोच थी, जो है ना, या जो हमारा समाज था पहले का, उसको बहुत ज़्यादा चोट पहुंची है। अब देखो इसको कैसे हम लोग समझ सकते हैं। जैसे कि पहले जो है आपके जितने भी टेक्नोलॉजी आने से पहले सारा काम कौन करता था, लोग करते थे, है ना। यानी कि शक्ति क्या थी, भाई श्रमिक शक्ति थी, है ना, वो कार्यों को पूरा करती थी। लेकिन टेक्नोलॉजी आने से, साइंस आने से, नए नए इन्वेंशन होने से क्या हुआ, उन लोगों का काम कम हो गया, उसकी जगह पे मशीन से ज़्यादा काम लिया जाने लगा। तो वो जो लोग थे वो क्या हो गए, बेरोज़गार हो गए, है ना। तो इस तरीके से क्या है, ये समाज में वैधता का संकट हो गया टेक्नोलॉजी आने से, साइंस के आने से, है ना, रैशनैलिटी के बढ़ने से। थर्ड पॉइंट क्या उन्होंने बोला है, सार्वजनिक अधिकारों का पतन होने लगा है। यानी कि अब क्या है, सत्ता धीरे धीरे भाई क्या होता चला जा रहा है, कुछ लोगों के पास में हो रही है। मान लो कहने को डेमोक्रेसी है ना। तो इस वजह से उन्होंने कहा कि जो आधुनिक समाज है इसमें सार्वजनिक अधिकारों का क्या होने लगा है, पतन होने लगा है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका जो तीसरी बुक है आपकी, क्या नाम है, द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन, संचारात्मक क्रिया का सिद्धांत। ठीक है, इसको देखते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। ओके बच्चों, थैंक यू।